देश की 4 मेट्रो सर्विस को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ेगा रेलवे। 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी स्पीड। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेलवे देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की मेट्रो सर्विस को हाई स्पीड नेटवर्क के जोड़ेगा। पिछले दिनों हुई रेलवे बोर्ड की मीटिंग में इसके ब्लूप्रिंट की प्रोसेस शुरू हुई। रेलवे का मानना है कि प्रोजेक्ट से चारों महानगरों के बीच ट्रैवल टाइम घटेगा। प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने और ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। फिलहाल भारत में ट्रेनों की एवरेज स्पीड 88-90 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 28 नवंबर को हुई रेलवे बोर्ड की मीटिंग में 4 मेट्रो सर्विस को रेलवे के दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, दिल्ली चेन्नई, चेन्नई हावड़ा, चेन्नई मुंबई और हावड़ा मुंबई रूट से जोड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की प्रोसेस शुरू की गई। नीति आयोग क्रिसेंट गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट का रिव्यू कर चुका है। फिलहाल इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2017 के नतीजे आज क्या दिखेगा? सीएम योगी का दम या माया अखिलेश की बचेगी लाज? उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के नतीजे आज 1 दिसंबर को आएंगे। यह रिजल्ट बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी मायने रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जनता का विश्वास बरकरार रखने की चुनौती है। वहीं सपा और बीएसपी के सामने दोबारा से राजनीतिक शक्ति साबित करने का मौका है। यूपी नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे से होगी। शाम तक नतीजे घोषित हो जाएंगे। 26 जिलों में 233 निकायों में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 4299 वार्डों में पार्षद और सभासद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। यूपी नगर निकाय चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण बुधवार 29 नवंबर को संपन्न हो गया था। निर्वाचन आयोग के मुताबिक कुल 52.50% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के. अग्रवाल ने बताया कि तीसरे चरण में अब तक करीब 52.50% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 3 चरणों के मतदान का प्रतिशत औसतन 52.5% रहा। यह 2012 के चुनाव के 46.2 से करीब 6% ज्यादा है। अब निकाय चुनाव, अरविंद केजरीवाल की आपने खोला खाता, मिली 5 सीटें। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी भारी बढ़त की ओर दिख रही है। नगर निगम में उसके बाद बसपा है। दोपहर 12 बजे तक के रुझानों के मुताबिक सपा और कांग्रेस को कोई मेयर का पद मिलता नहीं दिख रहा है। हालांकि कई नतीजे आ भी गए हैं। इसके मुताबिक दोपहर 12 बजे तक जारी परिणामों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप को नगर पालिका परिषद की 1 सीट और नगर पंचायत की 4 सीटें मिली हैं। इस तरह पहली बार यूपी में आप अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। आपके लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यह पार्टी फिलहाल अपनी स्थापना के 5 साल का जश्न मना रही है। मथुरा में लकी ड्रॉ से निकला नतीजा। मथुरा में वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को एक समान वोट बराबर मिले। दोनों प्रत्याशियों को 874-874 वोट मिले। बाद में पर्ची सिस्टम के तहत लकी ड्रॉ के जरिए बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली। इस सीट से बीजेपी की मीरा अग्रवाल विजेता घोषित किया गया। निकाय चुनाव गुजरात में बड़ी बातें करने वालों का अमेठी में खाता नहीं खुला। योगी यूपी निकाय चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य के बीजेपी के सभी नेताओं के साथ जनता का धन्यवाद दिया। यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस जीत का श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और सशक्त नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि हम इससे पहले के निकाय चुनाव में भी जीते थे, लेकिन क्योंकि राज्य और केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम अपना बेहतर नहीं दे सके थे। आपको बता दें कि यूपी के 16 नगर निगमों में हुए मेयर चुनाव के रुझान और नतीजे आ गए हैं। 14 जगह बीजेपी जीत दर्ज की है। 2 जगह बीएसपी आगे चल रही है। यूपी की 198 नगर पालिका में से 197 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 89 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीएसपी 42 सीटों पर, एसपी 22 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर आगे है। 38 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। यूपी में 1300 निगम पार्षदों के चुनाव में 755 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 347 सीटों पर आगे चल रही है। एसपी 120 और बीएसपी 84 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 54 और 150 जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। 16 जगह पर मेयर के चुनाव में बीजेपी के 12 कैंडिडेट जीत गए हैं। 2 सीट पर बीजेपी को और 2 जगह बीएसपी को बढ़त मिली है।
अयोध्या को पहली बार नगर निगम बनाया गया है और यहां भी बीजेपी की जीत हुई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी का मेयर बनेगा। बीजेपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि सीएम के कामकाज पर सवाल उठाने वालों को कड़ा जवाब मिला है। राहुल गांधी की अमेठी की नगर पंचायत सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं जीत रहे हैं। इससे साफ है कि जनता में उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। यूपी निकाय चुनाव, लखनऊ वाराणसी को मिली पहली महिला मेयर। यूपी निकाय चुनावों में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। ऐसे में पहली बार लखनऊ वाराणसी में महिला मेयर चुनी गई है। महिलाओं के लिए आरक्षित निगमों में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद और गाजियाबाद शामिल हैं। लखनऊ जिले में एक नगर निगम और 8 नगर पंचायतों के चुनाव मतदान के लिए 2201 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस सीट के लिए भाजपा ने संयुक्ता भाटिया को, सपा ने मीरा वर्धन को, कांग्रेस ने प्रेमा अवस्थी को, बसपा ने बुलबुल गोदियाल को और आम आदमी पार्टी ने प्रियंका माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाया था। राहुल गांधी के नामांकन में नहीं पहुंची मां सोनिया। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन दाखिल करने दौरान जहां पार्टी के कई बड़े दिग्गज मौजूद थे, वहीं पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी नजर नहीं आईं। राहुल के नामांकन के समय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल, सुशील कुमार शिंदे, कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, तरुण गोगोई, शीला दीक्षित और मोहसिना किदवई भी मौजूद रहीं। लेकिन सोनिया गांधी कहीं दिखाई नहीं दी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन फॉर्म में प्रस्तावक के रूप में सोनिया गांधी का भी नाम था, लेकिन पर्चा दाखिल करते समय वह राहुल गांधी के साथ में नहीं थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रूप में अपने हस्ताक्षर दिए हैं। इस नामांकन पत्र में सोनिया गांधी के अलावा शीला दीक्षित, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, मनमोहन सिंह, कमलनाथ, तरुण गोगोई, गहलोत ने भी प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को औरंगजेब राज मुबारक हो। गुजरात चुनाव में अपनी मैराथन रैलियों के जरिए बीजेपी के प्रचार में जुटे पीएम मोदी की आज 4 दिसंबर को 4 रैलियां होनी है। पीएम मोदी ने आज 4 दिसंबर अपनी पहली रैली वलसाड़ के धरमपुर में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गुजरात का अपमान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोरारजी देसाई ने सरकार बनाने की बात कही तो इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल भेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात को लूटने वालों को ना लूटने देंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की आंखों में शर्म नहीं है, उसने उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है जो जमानत पर है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें कोर्ट ने जमानत दी है, जिन पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिला स्तर पर भी कोई पद देने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने उसे अध्यक्ष बनाने का सोचा है। राहुल कांग्रेस के चहेते हैं, मनमोहन सिंह, बीजेपी ने कसा तंज, ये पार्टी तो देश पर बोझ है। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे। सोमवार को उन्होंने यहां नॉमिनेशन फाइल किया। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। राहुल गांधी के पार्टी का अध्यक्ष बन जाने के बाद यह बोझ कम हो जाएगा। उधर मनमोहन सिंह ने कहा, राहुल पार्टी के चहेते हैं। बता दें कि राहुल के नॉमिनेशन करते वक्त सीनियर लीडर कमलनाथ, शीला दीक्षित, मोतीलाल वोरा, तरुण गोगोई राहुल के नाम के प्रस्तावक बने। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। समझा जा रहा है कि चुनाव में राहुल अकेले उम्मीदवार ही रहेंगे। सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है। रविवार तक किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था। बीएसपी मेयर ने पलटा बीजेपी का फैसला, बैठकों में नहीं होगा वंदे मातरम का गान। नगर निगम बोर्ड में वंदे मातरम को लेकर नवनिर्वाचित बसपा की नई महापौर सुनीता वर्मा ने कामकाज संभालते ही पूर्ववर्ती भाजपा मेयर के फैसलों को बदलना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में वर्मा ने कहा कि निगम की बोर्ड बैठक में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान नहीं कराया जाएगा। सुनीता वर्मा ने कहा कि नगर निगम की किसी भी बोर्ड बैठक में आगे से वंदे मातरम का गान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरठ में नगर निगम संविधान का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। हालांकि विपक्ष पार्टी बीजेपी ने मेयर के इस फैसले का विरोध किया है। दरअसल मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गान को लेकर अक्सर भाजपा के महापौर पार्षदों और बसपा, सपा आदि दलों के मुस्लिम पार्षदों में अक्सर टकराव की स्थिति बनती थी।
इसी साल मार्च में भाजपा के महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने एक बोर्ड बैठक में वंदे मातरम नहीं गाने वाले पार्षदों की सदस्यता खत्म करने की चेतावनी देते हुए सदन में प्रस्ताव भी पास करा दिया था। नई महापौर के बयान की भाजपा ने कड़ी निंदा करते हुए सड़कें पर उतरने की धमकी दी है। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी ने निकाय चुनाव में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए मेरठ नगर निगम की सीट भाजपा से छीन ली थी। मेरठ नगर निगम के महापौर पद पर बसपा की सुनीता वर्मा ने कब्जा जमाया था। सुनीता ने भाजपा की कांता करदम को करीब 25,000 वोट से हराया था। सुनीता वर्मा के पति पूर्व विधायक योगेश वर्मा हैं। गुजरात चुनाव कांग्रेस का वादा, सत्ता में आया तो छात्राओं को फ्री में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने यहां घोषणा की कि यदि पार्टी सत्ता में आए तो वह जीएसटी को खत्म कर गुजरात में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी। सुष्मिता ने सैनिटरी नैपकिन्स पर 12% जीएसटी लगाने पर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विपरीत है। उन्होंने राज्य पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती न करने पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर भी हमला बोला। सुष्मिता ने यह भी दावा किया कि गुजरात पुलिस बलात्कार की शिकायतों को दर्ज करने में आनाकानी करती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस बलात्कार पीड़िताओं की मदद के लिए प्रत्येक जिले में समिति का गठन करेगी। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ढकोसला करार दिया। सूरत में कमजोर पड़ा ओखी तूफान, देर रात तेज हवा बारिश, स्कूल बंद। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में तबाही मचाने के बाद ओखी तूफान महाराष्ट्र और गोवा होते हुए मंगलवार की आधी रात के बाद दक्षिण गुजरात के करीब पहुंच गया है। हालांकि सूरत के कोस्टल एरिया से टकराने के पहले तूफान कमजोर पड़ने से खतरा टल गया। कभी 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान दक्षिण गुजरात के करीब आते आते 18 किलोमीटर की रफ्तार पर आ गया। आधी रात तक कोस्टल एरिया में भारी बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यहां भारी बारिश की चेतावनी दी है। 7 राज्यों में इस तूफान के असर के साथ ही गुजरात के 22 जिले भी चपेट में हैं, जिसे देखते हुए सूरत में 6 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं और स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सूरत आने जाने वाली कई फ्लाइट्स डाइवर्ट या रद्द की गई हैं। बता दें, मंगलवार शाम मौसम विभाग ने आधी रात के वक्त ओखी तूफान के सूरत के करीब टकराने की चेतावनी जारी की। वहीं मौसम में अचानक बदलाव के कारण कांग्रेस और बीजेपी को अपने टॉप लीडर्स की रैलियां कैंसिल करनी पड़ी। इनमें अमित शाह और कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की रैलियां कैंसिल हुई हैं। गुजरात में सूरत, राजकोट, वलसाड, अहमदाबाद, राजकोट समेत 22 जिलों में मंगलवार शाम से बारिश शुरू हो गई है। सूरत में सेना और नेवी को स्टैंड बाई पर रखा गया है। शहर में 6 एनडीआरएफ टीमें भी तैनात की गई हैं। लोकल लेवल पर एसएमसी तो दिल्ली में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है। मंगलवार को सूरत आने जाने वाली फ्लाइट डाइवर्ट या रद्द करनी पड़ी। स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए गए हैं। हालात पर नजर रखने और तैयारियों का जायजा करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। चीफ सेक्रेटरी जेएन सिंह ने रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी और दूसरे आला अफसरों की एक बैठक भी ली। अयोध्या, हम राजनीति नहीं, तथ्य देखते हैं। 2019 के चुनाव तक सुनवाई टालने की मांग पर एससी अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई दूसरी सुनवाई भी ट्रांसलेशन में अटक गई। कुल 19,590 पेज में से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हिस्से के 3,260 पेज जमा नहीं हुए। मंगलवार को सुनवाई टालने की मांग करते हुए बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह केस सिर्फ भूमि विवाद नहीं, राजनीतिक मुद्दा भी है। चुनाव पर असर डालेगा। 2019 के चुनाव के बाद ही सुनवाई करें। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को बेतुका बताते हुए कहा, हम राजनीति नहीं, केस के तथ्य देखते हैं। फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए 8 फरवरी तक सुनवाई टाल दी। बुधवार को इस मामले में करीब 2 घंटे सुनवाई चली। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि उस दिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। सभी पक्ष अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। दूसरे पक्षों के साथ बैठ कॉमन मेमोरेंडम बनाएं। कोर्ट ने 116 दिन पहले 11 अगस्त को 7 लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करवाने को कहा था। कपिल सिब्बल, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से सिब्बल ने कहा, मुझे इस बात का विश्वास है कि इस मामले में किसी भी तरह के फैसले के गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए इसमें की गई अपीलों को 5 या 7 जजों की बेंच को रेफर किया जाना चाहिए। मामले में 7 साल से पेंडिंग 20 पिटीशंस इस साल 11 अगस्त को पहली बार लिस्ट हुई थी।
पहले ही दिन डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन पर मामला फंस गया था। संस्कृत, पाली, फारसी, उर्दू और अरबी समेत 7 भाषाओं में 9,000 पन्नों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए कोर्ट ने 12 हफ्ते का वक्त दिया था। इसके अलावा 90,000 पेज में गवाहियां दर्ज हैं। यूपी सरकार ने ही 15,000 पन्नों के दस्तावेज जमा कराए हैं। मंगलवार दोपहर 2 बजे कोर्ट नंबर 1 में 3 जजों की स्पेशल बेंच सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के करियर का यह सबसे बड़ा केस है। अगले साल 2 अक्टूबर को वह रिटायर होंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल और राजीव धवन थे। रामलला का पक्ष हरीश साल्वे ने रखा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड 14 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर एक के बाद एक 20 पिटीशंस दाखिल हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया, लेकिन सुनवाई शुरू नहीं हुई। इस दौरान 7 चीफ जस्टिस बदले। 7वें चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने इस साल 11 अगस्त को पहली बार पिटीशंस लिस्ट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन 3 बराबर हिस्सों में बांटने का ऑर्डर दिया था। अदालत ने रामलला की मूर्ति वाली जगह रामलला विराजमान को दी। सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को और बाकी हिस्सा मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया था। यूपी सरकार ने की छुट्टियों में बड़ी कटौती, अब बस इतनी ही मिलेंगी। यूपी सरकार ने साल 2018 की सरकारी छुट्टियों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब 44 छुट्टियों की जगह कर्मचारियों को सिर्फ 25 गैजेटेड अवकाश मिलेंगे। वहीं आरएस यानी रिस्ट्रिक्टेड अवकाश की संख्या बढ़ाते हुए 30 कर दी गई है। हालांकि आरएच साल में 2 ही लिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि साल 2017 में सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को 44 सार्वजनिक अवकाश और 16 रिस्ट्रिक्टेड अवकाश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मार्च में योगी सरकार बनने के बाद महापुरुषों की जयंतियों के अवकाश को समाप्त कर दिया गया था, जो 2018 में भी जारी रहेगा। अगले साल मई और जुलाई महीने में रविवार और दूसरे शनिवार को छोड़कर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा। सचिवालय के कर्मचारियों और सरकारी विभागों के प्रमुख कार्यालयों में प्रत्येक शनिवार को छुट्टी मिलती है। नए आदेश के अनुसार पहला सार्वजनिक अवकाश 26 जनवरी को रहेगा, वहीं साल का आखिरी अवकाश 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन रहेगा। साल 2018 में रामनवमी और रक्षाबंधन का त्योहार रविवार को है, जिस वजह से इनके लिए कोई विशेष छुट्टी नहीं रहेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 21 मार्च को मोहम्मद हजरत अली के जन्मदिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, चेटीचंद जयंती, परशुराम जयंती, विश्वकर्मा पूजा, चौधरी चरण सिंह जयंती आदि पर रिस्ट्रिक्टेड अवकाश रहेगा। विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने इटली में की शादी, दिल्ली और मुंबई में होगा वेडिंग रिसेप्शन। अनुष्का शर्मा 29 और विराट कोहली 29 आखिरकार एक दूजे के हो गए। दोनों ने सोमवार को इटली के टस्कनी में शादी कर ली। वेडिंग सेरेमनी सीक्रेट रखी गई। सोमवार रात दोनों ने ट्वीट कर खुद ही शादी की बात कंफर्म की। ट्वीट में विराट अनुष्का ने लिखा, आज हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम जिंदगी भर प्यार के बंधन में बंधे रहेंगे। बता दें कि 7 दिसंबर को अनुष्का विराट अपने परिवार के साथ इटली रवाना हुए थे। विराट ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से जब ब्रेक लिया था, तभी से यह माना जा रहा था कि वे शादी करने वाले हैं। दोनों के अब 2 वेडिंग रिसेप्शन होंगे। पहला वेडिंग रिसेप्शन 21 दिसंबर को दिल्ली में होगा। यह विराट अनुष्का के रिश्तेदारों के लिए होगा। दूसरा रिसेप्शन 26 दिसंबर को मुंबई में होगा। ये बॉलीवुड और क्रिकेट वर्ल्ड की हस्तियों के लिए होगा। मुंबई में होने वाले रिसेप्शन में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी शामिल हो सकते हैं। बॉलीवुड से आदित्य चोपड़ा, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान शामिल हो सकते हैं। दोनों ने एक जैसे ट्वीट में लिखा, आज हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम जिंदगी भर प्यार के बंधन में बंधे रहेंगे। इस खबर को आपके साथ साझा करते हुए हमें वाकई खुशी हो रही है। यह खूबसूरत दिन हमारे फैंस और वेल विशर्स की फैमिली के लव और सपोर्ट से और भी खास बन जाएगा। हमारे इस सफ़र का अहम हिस्सा बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये शादी इटली के टस्कनी में बोर्गो फिनोसिएतो रिसोर्ट में हुई। जहां यह शादी हुई, उस रिसोर्ट में 22 रूम हैं। वहां 44 लोग ही रह सकते हैं। मिलान शहर से इसकी दूरी करीब 300 किलोमीटर है। वहीं इटालियन स्टेशन सिएना से यह महज 34 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक हफ्ता बिताने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। यहाँ का रेंट एक रात के लिए 6.50 लाख रुपए से 14 लाख रुपए तक होता है।
बताया जा रहा है कि दोनों की शादी हरिद्वार स्थित अनंत धाम आत्माधाम के महाराज अनंत बाबा कराई है। इन्हें 7 दिसंबर की रात को मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनुष्का की फैमिली के साथ देखा गया था। ये वही पंडित हैं जो पिछले साल अनुष्का विराट की उत्तराखंड वाली मुलाकात के दौरान मौजूद थे। माना जा रहा है कि उस वक्त दोनों की रोका सेरेमनी हुई थी। बता दें कि विराट अनुष्का 2013 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इनकी पहली मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी। भले ही अनुष्का ने अपने सभी करीबियों से वेडिंग डिटेल्स को छुपाकर रखा था, लेकिन उनके मेंटर आदित्य चोपड़ा को इस बारे में पता था। सूत्रों के मुताबिक आदित्य और अनुष्का सिर्फ मेंटर बॉन्ड शेयर नहीं करते, बल्कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। अनुष्का हमेशा आदित्य से राय लेती हैं। अनुष्का ने जब शादी का प्लान न किया था तो इंडस्ट्री में सबसे पहले आदित्य को ही बताया था। राहुल गांधी 60वें कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए। राहुल गांधी 47 सोमवार को कांग्रेस के निर्विरोध प्रेसिडेंट चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। कांग्रेस वर्कर्स ने दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर देहरादून समेत कई राज्यों में जश्न मनाया। राहुल प्रेसिडेंट पोस्ट संभालने वाले नेहरू गांधी परिवार के छठे और कांग्रेस के 60वें मेंबर होंगे। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए राहुल के अलावा किसी और कैंडिडेट ने ऑफिशियल नॉमिनेशन नहीं भरा था। नाम वापस लेने की डेडलाइन सोमवार शाम 3 बजे तक थी। इसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिटर्निंग अफसर मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने राहुल के प्रेसिडेंट बनने का ऐलान किया। बता दें कि राहुल के प्रेसिडेंट बनने से पहले सोनिया गांधी 19 साल 1998-2017 कांग्रेस प्रेसिडेंट रहीं। राहुल 2013 में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। रामचंद्रन ने कहा, हमें राहुल की तरफ से 89 नॉमिनेशन प्रपोजल मिले थे। वे सभी वैलिड पाए गए। सोमवार 3 बजे तक सिर्फ एक कैंडिडेट का ही नॉमिनेशन है। लिहाजा मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के आर्टिकल 16D के मुताबिक राहुल गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाने का ऐलान करता हूं। राहुल गांधी को कांग्रेस ऑफिस में 16 दिसंबर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाने पर राहुल गांधी को बधाई। पार्टी में उनके कामयाब टेन्योर के लिए शुभकामनाएं। गुलाम नबी आजाद ने कहा, पूरे देश को राहुल गांधी से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाने से पहले उन्होंने गुजरात चुनाव में काफी उत्साह दिखाया। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। राहुल जी को काउंटर करने के लिए खुद पीएम मोदी अपन 80 मंत्रियों के साथ गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने कहा, मौजूदा सरकार में देश के हालात काफी खराब है। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। गुजरात चुनाव में साफ हो जाएगा कि वह अकेले कैंडिडेट हैं, जो पूरी हिम्मत के साथ नरेंद्र मोदी का सामना कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, यह देश के लिए बड़ा सौभाग्य है। देश की बड़ी आबादी युवा है और उन्हें प्रेरणा की जरूरत है। युवा राहुल गांधी को उगते सूरज की तरह देखते हैं। उनका जांचा परखा खानदान है। पम नेहरू ने आजादी दिलाई। इंदिरा जी, राजीव जी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सोनिया जी ने खुद पीछे हटकर सरदार मनमोहन सिंह को सत्ता दी। अब राहुल गांधी हिंदुस्तान को विश्वसनीयता देंगे। 132 साल पुरानी कांग्रेस ने आज अपना नया प्रेसिडेंट चुन लिया। 47 साल के राहुल गांधी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। हालांकि वे कांग्रेस के सबसे यंग प्रेसिडेंट नहीं हैं। उनके पिता राजीव गांधी महज 40 की उम्र में पार्टी प्रेसिडेंट बन गए थे। बता दें कि राहुल 5 साल पहले एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। 2012 में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ा। तब से अब तक राहुल ने 36 चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया। वहीं अमित शाह 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी की सेंट्रल पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए और बाद में प्रेसिडेंट बने। गुजरात में दूसरे फेज की 93 सीटों के लिए 68.70% वोटिंग, शाह आडवाणी ने भी डाला वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार उत्तर और मध्य गुजरात की 93 सीटों के लिए 68.70% वोटिंग हुई। बता दें कि 2012 के दूसरे फेज में 71.85% वोटिंग हुई थी। 14 दिसंबर को पहले फेज के दौरान कच्छ और दक्षिण गुजरात 66.75% वोटिंग हुई थी, जो पिछली बार से 4% कम थी। बता दें कि वोटों की मतगणना 18 दिसंबर को होगी। गुजरात में दूसरे फेज में 93 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 53 सीटें उत्तरी और 40 सीटें मध्य गुजरात की हैं, जिन पर ओबीसी, पाटीदार, राजपूत, आदिवासी वोटर हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। 93 में से 33 सीटें ओबीसी और 15 सीटें पाटीदार बहुल हैं।
इस फेज में 14 सीटें एसटी और 6 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। 38 सीटें शहरी हैं। गुजरात कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने 27 मंदिर में दर्शन किए। वहीं नरेंद्र मोदी ने करीब 5 मंदिरों में माथा टेका। मोदी ने 27 नवंबर से 13 दिसंबर तक 17 दिन में इस दौरान 34 रैलियां की, 42,200 किलोमीटर की यात्रा कर चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 24 नवंबर से 11 दिसंबर तक 32,260 किलोमीटर घूमे। उन्होंने 27 रैलियां और 12 रोड शो किए। दूसरे फेज के प्रचार के 5 दिनों में मोदी ने 15 और राहुल ने 16 रैलियां की हैं। गुजरात चुनाव 7 एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत, कांग्रेस को 70-80 सीटें मिलने का अनुमान। गुजरात में गुरुवार को दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई। इसके बाद शाम एग्जिट पोल आए। 7 एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत का अनुमान जताया गया है। एवरेज सीटों की बात करें तो बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर रही है। उधर कांग्रेस को 70-80 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। न्यूज़ 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी के 135 सीटों तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को 47 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि गुजरात की 182 सीट के लिए 2 फेज 9 और 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। हालांकि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, दलित नेता जिग्नेश मेवानी और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस का समर्थन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि गुजरात के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर खास तैयारियां, कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल। राहुल गांधी आज 16 दिसंबर से कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे। राहुल गांधी की ताजपोशी को खास तैयारियां की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष रहीं राहुल के पद संभालने के प्रोग्राम के लिए खास तौर पर तिरंगा पंडाल बनाया गया है। हेडक्वार्टर के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। कांग्रेस वर्कर्स पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं। बता दें कि राहुल 2013 में पार्टी के उपाध्यक्ष बने थे। बीजेपी सांसद का दावा, गुजरात में भाजपा की नहीं बनेगी सरकार, कांग्रेस को बहुमत। गुजरात चुनाव के सोमवार को नतीजे आ रहे हैं। नतीजों से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के दावे किए गए हैं, लेकिन खुद पार्टी नेता इस जीत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय काकड़े ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीतेगी। काकड़े ने दावा किया कि पूर्ण बहुमत को भूल जाए, पार्टी को सरकार बनाने तक के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी पार्टी ने राज्य में सत्ता कायम रखी तो भी यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चलते होगी। काकड़े ने दावा किया कि उनकी टीम ने गुजरात में एक सर्वेक्षण किया है और उनका दावा सर्वेक्षण के नतीजों पर आधारित है। उन्होंने कहा, मैंने 6 लोगों की एक टीम गुजरात भेजी थी। वे ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में गए जहां वे लोग किसानों, चालकों, वेटरों और श्रमिकों से मिले। उनके सर्वेक्षण के आधार पर और खुद के अवलोकन से मुझे लगता है कि भाजपा को गुजरात में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। गुजरात चुनाव, जिस पार्टी ने अहमदाबाद जीता, उसी का गुजरात की गद्दी पर कब्जा। गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम जिसके पक्ष में भी आए, ऐतिहासिक ही होंगे, चाहे भाजपा जीते या कांग्रेस। अगर भाजपा जीती तो वह देश में पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के बाद दूसरी पार्टी होगी जिसकी सत्ता किसी राज्य में इतने लंबे समय तक चलेगी। अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे तो ये देश की राजनीति में हवा बदलने का संकेत होगा और भाजपा के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। ऐसे में सभी की नजरें गुजरात के परिणाम पर हैं। लेकिन गुजरात चुनाव में पिछले 57 वर्षों से एक परंपरा है। विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी को भी अहमदाबाद में ज्यादा सीटें मिलती हैं, राज्य की सत्ता की चाबी भी उसी के पास रहती है। 1962 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद से ये परंपरा कायम है। गुजरात चुनाव, कांग्रेस का दावा, पलट जाएंगे एग्जिट पोल के नतीजे। गुजरात में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार करने से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त कांग्रेस ने 17 दिसंबर को कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे पलट जाएंगे और पार्टी राज्य में विजेता बनकर उभरेगी। चुनाव नतीजों की घोषणा की पूर्व संध्या पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल के गुजरात चुनाव प्रचार की रविवार 17 दिसंबर को सराहना की और कहा कि उनकी मुद्दा आधारित रणनीति कल मतगणना होने पर पार्टी के लिए सकारात्मक नतीजे लेकर आएगी। गुजरात के प्रभारी कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने बताया, हम गुजरात में जीत को लेकर आश्वस्त हैं।
जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रचार का नेतृत्व किया और मुद्दा आधारित राजनीति की, उससे उन्होंने भाजपा को लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसी बातों का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया जो कोई मुद्दा ही नहीं था। उद्धरण हिमाचल में बहती है बदलाव की बयार, पिछले 32 सालों में सत्ता के दहलीज पर दोबारा नहीं पहुंचा एक ही दल। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसकी जनता में बदलाव की बहार बहती है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि पिछले कई 3 दशकों से ज्यादा का चुनावी इतिहास खुद बताता है। देवभूमि के नाम से फेमस हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद हुए सभी चुनावों में सत्तारूढ़ दल बेदखल ही हुआ है, किसी की दोबारा वापसी नहीं हुई है। पिछले 32 साल का इतिहास है कि हिमाचल की सत्ता पर आसीन मौजूदा सरकार कभी भी रिपीट नहीं हो सकी है। 1985 से लेकर अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं सभी के परिणाम ऐसे ही रहे कि एक बार कांग्रेस जीती तो अगली बार बीजेपी, यानी लगातार 2 बार किसी भी दल ने सत्ता हासिल नहीं की। यहाँ आपको यह भी बता दें कि हिमाचल विधानसभा का गठन 1962 में हुआ था, इससे पहले यह पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था। हिमाचल में 12 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 8 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई। आपको बता दें कि 1985 के चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब 1990 में विधानसभा चुनाव हुए तो हिमाचल की जनता ने सत्ता बीजेपी के हाथों में दे दी और शांता कुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री बने। 3 साल बाद 1993 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। 5 साल बाद 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। संपत्ति सौदों से आधार जोड़ने को जरूरी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार ने मंगलवार 19 दिसंबर को कहा कि संपत्ति लेनदेन से आधार को जोड़ना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे संपत्तियों के पंजीकरण के लिए सहमति के साथ आधार प्रमाणन के उपयोग की संभावना पर विचार करें। उन्होंने कहा कि संपत्ति लेनदेन में आधार जोड़ने को अनिवार्य बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले सरकार ने कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन मसलन बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर और स्थायी खाता संख्या पैन देने का 31 दिसंबर की समय सीमा को अगली सूचना तक टाल दिया था। बीते 12 दिसंबर को एक गजट अधिसूचना के जरिए इस समय सीमा को वापस लिया गया था। गजट में अधिसूचित नए नियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून 2002 में संशोधन किया गया है। इसमें 31 दिसंबर 2017 तक आधार और पैन नंबर देने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि आधार नंबर और पैन नंबर या फॉर्म संख्या 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली नई तारीख तक देना होगा। गुजरात चुनाव, कांग्रेस के 16 उम्मीदवारों को 3000 मतों से कम के अंतर से मिली हार। गुजरात विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस तथ्य से थोड़ा संतोष प्राप्त कर सकती है कि उसके 16 उम्मीदवार 3000 से कम मतों के अंतर से हारे हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें से 3 को 1000 से भी कम मतों से हार का सामना करना पड़ा। गोधरा में सीके राहुल जी ने महज 258 मतों के अंतर से जीत हासिल की। राहुल जी इसी सीट से पिछली विधानसभा में कांग्रेस के विधायक थे। वह इस साल राज्यसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए। इस क्षेत्र में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह परमार को हराया, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह परमार को 18,856 मत मिले। 3050 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। ढोलका विधानसभा सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा ने कांग्रेस के अश्विन भाई राठौड़ को 327 मतों के मामूली अंतर से हराया। इस सीट पर 2347 लोगों ने नोटा का बटन दबाया, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार शक्ति सिंह सिसोदिया को 4222 मत मिले। भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता सौरभ पटेल ने बोटाद सीट पर कांग्रेस के डीएम पटेल को 906 मतों के अंतर से हराया। पटेल आनंदीबेन पटेल सरकार में राज्य के वित्त मंत्री थे और निवर्तमान विधानसभा में वडोदरा की अकोटा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बार उन्हें बोटाद से उतारा गया। मणिशंकर के बयान से कांग्रेस ने ली नसीहत, मर्यादा में रहकर बोलने को कहा। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक बयानबाजी में छिन-भिन हुई मर्यादा को देखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार 19 दिसंबर को देश में राजनीतिक बयानबाजी में मर्यादा बनाए रखने का आह्वान किया।
पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि किसी को भी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जो तथ्यों से इत्र हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अपने नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव के दौरान उठाए गए सवालों के जवाब मांगना जारी रखेगी। शर्मा ने कहा कि राहुल ने सार्वजनिक बयानबाजी में मर्यादा बनाए रखते हुए गुजरात में एक बेहद साहसी और जोश से लबरेज चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल ने चुनाव नतीजे को बहुत अच्छा और अपनी पार्टी के लिए नैतिक जीत बताया। 18 दिसंबर को आए चुनाव नतीजे में भाजपा ने राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 99 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के खाते में 77 सीटें गईं। कांग्रेस प्रवक्ता ने चुनाव नतीजे को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बताने के मोदी के दावे को खारिज करते हुए उनसे अपने ये शब्द वापस लेने को कहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती सहित भगवा दल के कई दिग्गज नेताओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। शर्मा ने आरोप लगाया कि गुजरात चुनाव के दौरान अभूतपूर्व धन, संसाधन, ताकत, प्रशासन, केंद्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बढ़ने या घटने का आकलन केवल इस बात से किया जा सकता है कि उनके भाजपा मत प्रतिशत में लोकसभा चुनाव की तुलना में 11% की कमी आई और उन्होंने 15 सीटें भी गंवा दी। कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत, जैसा कि मैंने अभी कहा, 11% बढ़ गया और बाकी का विश्लेषण होता रहेगा। उल्लेखनीय है, कांग्रेस से निलंबित मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान बयानबाजी काफी बढ़ गई। हालांकि बाद में मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था, जब मैंने नीच कहा तो मेरा मतलब निचले स्तर से था। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, इसलिए जब मैं हिंदी बोलता हूं तो अंग्रेजी में सोचता हूं। ऐसे में इसका कोई और मतलब निकलता है तो मैं माफी मांगता हूं। गुजरात में 25 दिसंबर को शपथ ले सकती है भाजपा की नई सरकार, सीएम के नाम पर सस्पेंस कायम। गुजरात में भाजपा की नई सरकार 25 दिसंबर को शपथ ग्रहण कर सकती है। भाजपा सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस बीच भाजपा नेतृत्व इस बात पर मंथन कर रहा है कि राज्य में किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए। सूत्रों ने बताया, इस बार जीत के बहुत कम अंतर के कारण पार्टी नेतृत्व मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी और पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला करेगा। यह पूछे जाने पर कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर रूपानी ने पत्रकारों को बताया, भाजपा ने इस बार गुजरात में मेरे चेहरे के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंतिम फैसला करेगा। राज्य की 182 सदस्यों वाली सीट पर संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99 जबकि कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों को 80 सीटें मिली। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रचार अभियान के दौरान ऐलान किया था कि पार्टी मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं। पीएम मोदी ने केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल के ओखी तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके पीड़ितों के पुनर्वास और लापता लोगों को खोजने में केंद्र से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी ने कहा कि केरल और तमिलनाडु में लापता मछुआरों की तलाश जारी रहेगी। उन्होंने आशा जताई कि सभी लापता क्रिसमस से पहले अपने अपने घर लौट आएंगे। मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पास स्थित मछुआरों की बस्ती पूनथुरा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहां आपको आश्वासन देने आया हूं कि भारत ओखी तूफान से प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम बचाव एवं राहत अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, हमारे कुछ लोग विदेशों में फंसे हैं। विदेश मंत्रालय और विभिन्न दूतावास उन्हें वापस लाने के काम में जुटे हैं। कुछ लोग भारत के पश्चिमी तट के हिस्सों में भी फंसे हैं। हमने उनमें से कई को बचाया है। मोदी ने तूफान प्रभावित तटीय राज्यों के एक दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन के साथ उच्चस्तरीय बैठकें की और ओखी तूफान के बाद की स्थिति की समीक्षा की। बैठकों में तमिलनाडु और केरल ने केंद्र से विशेष वित्तीय पैकेज मांगे और तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया। सुबह लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती पहुंचने पर मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति पर शीर्ष अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने कुछ आपदा प्रभावित स्थानीय लोगों से मिलने के लिए भी समय निकाला और उनसे बातचीत की। लक्षद्वीप के प्रशासक फारूक खान ने कहा कि एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में तूफान से करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल ने कहा कि प्रशासन ने तूफान से आधारभूत ढांचों को हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की तत्काल राहत मांगी। सांसद ने कहा कि मोदी ने सभी केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 9,302 करोड़ रुपए की राहत राशि के लिए ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कन्याकुमारी में स्थायी पुनर्वास उपायों को लागू करने के लिए 5,255 करोड़ रुपए, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून प्रभावित राजधानी चेन्नई सहित राज्य के अन्य भागों के लिए 4,047 करोड़ रुपए की राहत मांगी। तूफान प्रभावित पुनथुरा में प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उनकी बातें सुनी। बुलेट ट्रेन 2022 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट, अगले साल से समुद्र के अंदर बनने लगेगी सुरंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को पूरा करने का काम बहुत तेजी से जारी है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जानी है। यह परियोजना 508 किलोमीटर लंबी है और इसमें 1,10,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। बुलेट ट्रेन 21 किलोमीटर तक का सफर समंदर के अंदर भी तय करेगी। इसमें से करीब 88,000 करोड़ रुपए जापान की ओर से कर्ज के रूप में दिए जा रहे हैं। यह कर्ज केवल 0.1% की नगण्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है और भारत को इसे 50 साल में चुकाना होगा। गौरतलब है कि जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी गई थी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अचल खरे ने न्यूज एजेंसी अनी को बताया, हमारा लक्ष्य 15 अगस्त 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का है। समुद्र के नीचे सुरंग बनाने का काम अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा और 2022 तक पूरा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। विराट अनुष्का देशद्रोही, पैसा यहाँ कमाते हैं, शादी इटली में करते हैं, बीजेपी विधायक। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली इटली में शादी कर विरुष्का बन चुके हैं। विराट और अनुष्का ने शादी भारत से दूर इटली में की थी। इस बात से विरुष्का के रिश्तेदार भले बुरा न माने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य को जरूर यह बात नागवार गुजरी है। स्किल इंडिया के एक कार्यक्रम में पन्नालाल शाक्य ने कहा, विवाह संस्कार करने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिली। गजब हो गया। अरे क्या हिंदुस्तान में जगह नहीं मिली? क्या हिंदुस्तान इतना अछूत है? गुनावा। विधायक ने आगे कहा, अरे इस देश में राम, कृष्ण, विक्रमादित्य और युधिष्ठिर का विवाह हुआ है। आप सबके भी विवाह हुए हैं या होने वाले होंगे, लेकिन हम में से कोई विदेश नहीं जाएगा। पैसा और प्रसिद्धि यहाँ से कमा रहा है और करोड़ों रुपये वहाँ विवाह के लिए लिया गया है। विवाह के लिए भारत की भूमि उसके लिए कोई माँ यने नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा, उन्हें देश में कहीं जगह नहीं मिली। क्या भारत इतना अछूत है कि वह इटली जाकर शादी कर रहे हैं? कोहली देश में इतना कमाते हैं और पैसा कमाकर इटली में नाचने चले गए। ये कैसे देशभक्त हैं? उन्हें देशभक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। इटली में अगर तुम शादी कर रहे हो तो देश को क्या दोगे? बात को जरा बारीकी से सोचो, इटली वाले यहाँ पर आकर अरबपति करोड़पति हो गए और तुम इटली में जाकर नाच रहे हो। इस पर जब बीजेपी स्पोक्सपर्सन रजनीश अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए इसे विधायक के निजी विचार बताए। बाद में उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने शाक्य के बयान की निंदा की है और इसे बेहद शर्मनाक बताया है। साथ ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और अनुष्का कोहली ने इटली में टिस्कनी के एक मशहूर रिजॉर्ट में शादी की थी। इसमें करीब 50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल हुए एक मेहमान पर एवरेज करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब विराट अनुष्का की शादी का रिसेप्शन दिल्ली में 21 और मुंबई में 26 दिसंबर को हो रहा है। एक दिन पहले ही अनुष्का विराट फिनलैंड और रोम से हनीमून मनाकर देश लौटे हैं। गुजरात में बनेगा देश का पहला रेल विश्वविद्यालय, मंत्रिमंडल की मिली हरी झंडी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा में देश का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय (NRTU) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी कानून 2013 की धारा 8 के तहत रेल मंत्रालय एक गैर लाभकारी कंपनी का गठन करेगा। मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह कंपनी इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय का प्रबंधन करेगी। यह परियोजना पिछले 3 साल से लंबित थी। बयान में कहा गया है कि कंपनी विश्वविद्यालय को वित्तीय और ढांचागत सहयोग उपलब्ध कराएगी।
साथ ही यह विश्वविद्यालय के लिए कुलाधिपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति करेगी। बयान में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड में पेशेवर और शिक्षाविद शामिल होंगे। इस पर प्रबंधन करने वाली कंपनी का दखल नहीं होगा और इसे शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूर्ण स्वायत्तता होगी। अधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय की योजना नई अध्यापन तथा प्रौद्योगिकी एप्लीकेशंस के इस्तेमाल की है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक 22 दिसंबर को तय करेंगे कौन बनेगा गुजरात का मुख्यमंत्री। गुजरात के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक अपने नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए 22 दिसंबर को गांधीनगर में मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और पार्टी की महासचिव सरोज पांडे को चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा से पहले वे विधायकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम अभी भी इस पद की दौड़ में सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी के गढ़ में जीत का अंतर कम होने की पृष्ठभूमि में उनके इस पद के लिए फिर से चुने जाने पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जरूरी 92 के जादुई आंकड़े से महज 7 सीटें अधिक कुल 99 सीटें जीती हैं। बीते कई चुनाव में यह बीजेपी की सबसे कम सीटें हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 80 सीटें जीती हैं, जिनमें से मुख्य विपक्षी दल को 77 सीटें प्राप्त हुई हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चुनाव रूपाणी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चूंकि इस चुनावी लड़ाई का चेहरा मोदी था, ऐसे में अंतिम समय में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी में यह अटकलें भी हैं कि शीर्ष नेतृत्व पाटीदार समुदाय से किसी को चुन सकता है, क्योंकि अब पार्टी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कटक T20 में भारत की सबसे बड़ी जीत, फैंस ने यूं उड़ाया श्रीलंका का मजाक। भारत ने कटक में बुधवार को हुए T20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 93 रन से हरा दिया। ये T20 फॉर्मेट में रनों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत रही। मैच में धोनी ने एक बार फिर शानदार बैटिंग करते हुए 22 बॉल पर 39 रन बनाए। मैच की आखिरी बॉल पर उन्होंने 6 भी लगाया, जिसके बाद फैंस ने अपने मैसेजेस के जरिए उन्हें खूब सराहा। मैच में जीत मिलते ही इंडियन फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर सेलिब्रेट किया और तरह तरह के फनी कमेंट्स किए। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 180/3 रन बनाए थे, जिसमें लोकेश राहुल ने 61, एमएस धोनी ने 39 और मनीष पांडे ने 1 रन की इनिंग खेली। जवाब में श्रीलंकाई टीम 87 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने 4 तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भी भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सीरीज का दूसरा मैच 22 दिसंबर को इंदौर में होगा। कैंडल लाइट सर्विस, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्रिसमस को लेकर मसीही समाज के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ है। सेंट जॉन चर्च बशारतपुर में कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मसीही विश्वासियों ने श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लिया। सर्विस की शुरुआत में चर्च के पादरी संजय विंसेंट जी ने पवित्र बाइबल का पाठ किया और फिर सभी मसीही विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु की आराधना की। उसके बाद शुरू हुआ प्रभु महिमा के गीतों का सिलसिला, जिसे मसीही लोगों ने जली हुई मोमबत्ती हाथों में लेकर सस्वर गाया। जन्मोत्सव समारोह की शुरुआत कैंडल लाइट सर्विस से की गई है। ज्योति निष्पाप होने का प्रमाण है और यह पाप रूपी अंधकार को दूर कर मनुष्य के जीवन में पवित्रता लाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे साथ चलता है वह अंधकार में नहीं रहेगा, अर्थात पापों से उद्धार प्राप्त करेगा और अपने जीवन के आदर्शों के द्वारा दूसरों के जीवन को ज्योतिर्मय करेगा। जैसा वचन में है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119-105-1। क्रिसमस पर इस्तेमाल किया जा रहा मोमबत्तियों से एक रिकॉर्ड मध्य युग, जहां एक बड़ी मोमबत्ती बेथलेहम के स्टार का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, से है। सस को दुनिया का प्रकाश कहा जाता है। 2. मोमबत्तियां भी हानुका के दौरान उपयोग किया जाता है, जो यहूदी के रोशनी के त्योहार जो सर्दियों के दौरान मनाया जाता है। हानुका के 8 रातों के दौरान एक मोमबत्ती एक विशेष मेनोरा कैंडलाब्रा में जलाया जाता है, जिसे हनुक्कीय कहा जाता है। 3. शायद क्रिसमस पर मोमबत्तियों का सबसे प्रसिद्ध उपयोग मोमबत्ती सेवाओं द्वारा कैरल्स हैं। इन सेवाओं में जब चर्च केवल मोमबत्तियों से सजाया जाता है,
4. मोमबत्तियां भी मूल रूप से क्रिसमस पेड़ों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता थी, जब तक सुरक्षित बिजली की रोशनी का आविष्कार हो रहा था। इस आराधना में रीना वी. सेंट, अमित विंसेंट, आशीष सिंह, आशीष जॉन आदि मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा, सोमनाथ मंदिर में टेकेंगे मत्था। गुजरात चुनाव में भले ही एड़ी चोटी के जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस सत्ता के आंकड़े से दूर रही हो, मगर बावजूद इसके पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। यहां पार्टी ने 77 सीटों पर विजय हासिल की थी। आज शनिवार को राहुल गांधी गुजरात का दौरा करेंगे। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद राहुल का किसी भी राज्य का यह पहला दौरा होगा। इस दौरान वे ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने गुजरात दौरे की शुरुआत सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ करेंगे। राहुल गांधी हाल में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए गए थे, जिनमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। इस दौरान सोमनाथ में जाने पर एक विवाद भी खड़ा हो गया था, क्योंकि उनका नाम मंदिर के रजिस्टर में गैर हिंदू वाले कॉलम में दर्ज किया गया था। इस मुद्दे पर खूब राजनीति हुई। आखिर में कांग्रेस को आगे आकर राहुल गांधी को जनेऊधारी पंडित तक कहना पड़ा था। शाम को वे अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय सभागार में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले वे अलग अलग इलाकों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चारा घोटाले से जुड़े दूसरे मामले में भी लालू दोषी, 3 जनवरी को सजा का ऐलान, तब तक जेल। बिहार के चारा घोटाला से जुड़े एक और मामले में शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें लालू प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया, वहीं 6 को बरी कर दिया। ये सभी 22 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट 3 जनवरी को सजा सुनाएगी। लालू को यहां से होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया गया। उधर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। फैसले के कुछ मिनट बाद ही लालू के ट्विटर से बीजेपी पर हमला बोला गया। इसमें लिखा, बीजेपी विपक्ष का पब्लिक परसेप्शन बिगाड़ने के लिए गंदी राजनीति कर रही है। बिहार के एडवोकेट राजेश कुमार के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को 3 साल से कम या 3 साल की सजा हुई तो उन्हें रांची की सीबीआई कोर्ट जमानत दे सकती है। अगर सजा 3 साल से ज्यादा होती है तो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ सकता है। बता दें कि कोर्ट की शनिवार से छुट्टी शुरू हो रही है। अब 3 जनवरी को कोर्ट खुलेगा। कोर्ट का फैसला आते ही आरजेडी वर्कर्स निराश हो गए। एक शख्स रोने लगा। कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पार्टी के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि एक ही मामले में लालू को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिला है। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा फैसला है? ये बीजेपी की साजिश है। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। 90 करोड़ के चारा घोटाले में यह 33वां और लालू से जुड़ा दूसरा फैसला है। लालू पर चारा घोटाले के 7 केस दर्ज हैं। एक केस में उन्हें 6 साल की सजा हो चुकी है। लालू के खिलाफ 5 अन्य केस में सुनवाई जारी है। बिहार के सीएम और वित्त मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की इंक्वायर के लिए आई फाइल को 5 जुलाई 1994 से 1 फरवरी 96 तक अटकाए रखा। फिर 2 फरवरी 1996 को जांच का आदेश दिया। तब तक चारा घोटाले का मामला सामने आ चुका था। एक सीबीआई ऑफिशियल के मुताबिक इस केस में 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 सरकारी गवाह बन गए थे। 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जिन्हें 2006-07 में दोषी करार दिया गया था। बाकी बचे 22 आरोपियों पर केस चल रहा था। मुंबई वासियों को मिला क्रिसमस गिफ्ट। पूरे देश और दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। लाल टोपी लगाए सांता बच्चों को सुंदर गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसे में मुंबई वासियों को भी क्रिसमस का गिफ्ट मिला है, खासकर उन लोगों को जो यहाँ की लोकल में सफर करते हैं। मुंबई लोकल में सफर करना अपने आप में एक चैलेंज है। मुंबई दर्शन के लिए बाहर से आने वालों की तमन्ना होती है कि एक बार लोकल का सफर जरूर किया जाए। यहाँ की लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। मुंबई में आज क्रिसमस के दिन लोकल ट्रेन से सफर करने वालों के यात्रियों के लिए ठंडक और सुकून भरे सफर की शुरुआत हो रही है। 19 महीने के ट्रायल रन के बाद मुंबई में आज से एक लोकल चलने लगेगी। 12 कोच वाली इस लोकल के दरवाजे ऑटोमेटिक हैं, साथ ही डिब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली लोकल अंधेरी के चर्चगेट के लिए रवाना होगी। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस का त्योहार। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है।
यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमसटाइड की भी शुरुआत होती है। एनो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 पू के बीच हुआ था। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगी रोशनियां, बंडा, जन्म के झांकी और होली आदि शामिल हैं। सांता क्लॉज, जिसे क्रिसमस का पिता भी कहा जाता है, हालांकि दोनों का मूल भिन्न है, क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक परंतु कल्पित शख्सियत है जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए तोहफे लाने के साथ जोड़ा जाता है। सांता के आधुनिक स्वरूप के लिए मीडिया मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मनाते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज-मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गया है और अधिकांश खुदरा विक्रेताओं के लिए इसका आना एक बड़ी घटना है। इसी क्रम में सेंट जॉन चर्च, बशारतपुर, गोरखपुर मेले जैसा सजा हुआ है। यहाँ आज सुबह से लोगों की भीड़ बती जा रही है। यहाँ के पादरी संजय विंसेंट जी ने बताया कि क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों को प्रमुख पर्व है। यह पर्व विश्व में फैले ईसा मसीह के करोड़ों अनुयायियों के लिए पवित्रता का संदेश लाता है। क्रिसमस का पर्व प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस पर्व आजकल सभी धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। जीसस क्राइस्ट ने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया था। क्रिसमस से पहले बाजारों में रौनक आ जाती है। इस त्योहार पर क्रिसमस ट्री सजाने का विशेष महत्व है। यूरोपीय देशों में तो क्रिसमस ट्री को विशेष तरीके से सजाया जाता है। भारत में भी इसके महत्व को अब विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। क्रिसमस की शाम को लोग क्रिसमस ट्री के पास एकत्रित होकर प्रभु ईसा मसीह का स्तुतिगान तथा प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। ईसाई समुदाय के लोग इस त्योहार को बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्योहार हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। सेंट थॉमस चर्च में मंगलवार को क्रिसमस के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन हुआ। मसीही समाज के लोगों के साथ हम लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उद्घाटन डिनरी के डीन रेव संजय विंसेंट ने फीता काटकर किया। व्यवस्था चर्च के पुरोहित रेव डेविड अंद्रियास के नेतृत्व में दी। पग घोष विमलेश जोसेफ ने संभाली। मेले में स्टैनपुर, उत्तर टोला, बशारतपुर, मोती पोखरा आदि मोहल्ले के लोगों ने काफी संख्या में शिरकत की। विभिन्न प्रकार के गेम जैसे शॉट पुट, म्यूजिकल चेयर, फैंसी ड्रेस आदि में हिस्सा लेकर न सिर्फ बच्चों ने मेले को एंजॉय किया बल्कि पुरस्कार भी जीते। विजयी प्रतिभागियों को रेव डेविड अंद्रियास ने पुरस्कृत किया। चर्च से जुड़े लोगों एवं मसीही समाज के बुजुर्गों ने बताया कि सेंट थॉमस चर्च के सामने पिछले लगभग 101 सालों से इस मेले का आयोजन हो रहा है। तब मेले की शुरुआत बंशी पीटर ने की थी। बाद में येहुन ओरीलाल व जेम्स ओरीलाल ने इसे भव्यता प्रदान की। प्रभु के जन्म पर प्रार्थना सभा के साथ मनाया क्रिसमस। गोरखपुर, क्रिसमस पर प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक क्रिश्चियन परिवारों ने परंपरानुसार प्रभु यीशु का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। कॉन्वेंट स्कूल परिसर में कैथोलिक चर्च में 24 व 25 दिसंबर की मध्य रात ठीक 12 बजे शांति, प्रेम, करुणा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान केक काटकर प्रार्थना सभा की गई। परिसर में प्रभु की जन्मस्थली आकर्षक गौशाला के रूप में सजाई गई थी। मंगलवार को दिन भर गौशाला देखने वालों का तांता लगा रहा। यहाँ आने वाले लोगों ने फादर एवं एक दूसरे को बधाई दी। यहाँ संत एंथोनी चर्च में सभी परिवार के लोग प्रातः 10 बजे पहुंचे और प्रार्थना सभा की। धर्मगुरु फादर राजेश जी ने इस अवसर पर प्रभु यीशु के जीवन एवं उनके संदेश की जानकारी दी। इसके बाद एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। नगर के आम नागरिक चर्च घूमने पहुंचे। इस दौरान केक और मिठाई भी एक दूसरे को खिलाई गई। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर ईसाई समाज ने चर्च और अपने घरों में विशेष प्रार्थना की। चर्च परिसर और गिरजाघर में रविवार की रात केक काटकर प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाया गया। चर्च परिसर में गौशाला की आकर्षक झांकी बनाई गई। गिरजाघर में आकर्षक विद्युत सजावट की गई। वहीं अन्य चर्चों में मसीही कलीसिया चर्च, फुल गॉस्पेल चर्च, पादरी बाजार, प्रेयर टावर आदि में सभी ने प्रार्थना की और प्रभु यीशु से विश्व शांति की कामना की। रविवार रात 12 बजे जन्मदिन मनाने के बाद ईसाई समाजजन देर रात तक धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। सोमवार सुबह फिर से वे चर्च पहुंचे। दिन भर प्रार्थना का दौर चलता रहा। नव वर्ष का हम सबको इंतजार। नव वर्ष को हम सब एक उत्सव की तरह मनाते हैं।
नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी हम सुबह सुबह उठकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जो लोग हमसे दूर रहते हैं उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजते हैं। फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल जोड़, ट्विटर सभी सोशल साइट्स पर बधाइयों का सिलसिला गर्मा जाता है। लोगों में न्यू ईयर की बधाइयां भेजने की होड़ मच जाती है। सभी चाहते हैं कि मेरा संदेश सबसे पहले पहुंचे, मेरे जरिए भेजा गया मैसेज बहुत खास हो, मेरा एसएमएस सबसे नया हो। भारत के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। प्रायः ये तिथि मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ती है। पंजाब में नया साल बैशाखी नाम से 13 अप्रैल को मनाई जाती है। सिख नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 14 मार्च होला मोहल्ला नया साल होता है। इसी तिथि के आसपास बंगाली तथा तमिल नव वर्ष भी आता है। तेलुगु नया साल मार्च अप्रैल के बीच आता है। आंध्र प्रदेश में इसे युगादि का अपभ्रंश के रूप में मनाते हैं। यह चैत्र महीने का पहला दिन होता है। तमिल नया साल विशु 13 या 14 अप्रैल को तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल 15 जनवरी को नए साल के रूप में आधिकारिक तौर पर भी मनाया जाता है। कश्मीरी कैलेंडर नवरेह 19 मार्च को होता है। रमे गुड़ी पड़वा के रूप में मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कन्नड़ नया वर्ष उगाड़ी कर्नाटक के लोग चैत्र माह के पहले दिन को मनाते हैं। सिंधी उत्सव चेटी चंड, उगाड़ी और गुड़ी पड़वा एक ही दिन मनाया जाता है। मदुरै में चित्रय महीने में चित्रय तिरुविजा नए साल के रूप में मनाया जाता है। मारवाड़ी नए साल दीपावली के दिन होता है। गुजराती नया साल दीपावली के दूसरे दिन होता है। इस दिन जैन धर्म का नववर्ष भी होता है, लेकिन यह व्यापक नहीं है। अक्टूबर या नवंबर में आती है। बंगाली नया साल पोहेला बैसाखी 14 या 15 अप्रैल को आता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसी दिन नया साल होता है। 3 तलाक बिल लोकसभा में पास, औंधे मुंह गिरा असदुद्दीन ओवैसी का संशोधन। लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 पेश किया गया, जो पास हो गया है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें 3 संशोधन की मांग रखी थी, जो वोटिंग के दौरान औंधे मुंह गिर गया। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 3 तलाक बिल के पास होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 3 तलाक बिल पर अभी तक के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज हो चुके हैं। ओवैसी के तीसरे संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ एक वोट पड़ा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने भारत में 3 तलाक पर बैन लगाने वाले विधेयक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 के पास होने की घोषणा कर दी। इस विधेयक की खास बात यह है कि इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए 3 साल तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नरेंद्र मोदी जेटली पर तंज कसने के चक्कर में बुरे फंसे राहुल गांधी, पड़ गए लेने के देने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणी पर बुधवार को राज्यसभा में अरुण जेटली ने सफाई दी और कहा कि वो और सरकार मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था, लेकिन यह तंज कसना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया, क्योंकि लोगों ने उल्टा राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया और जिस तरह से राहुल गांधी ने जेटली शब्द का भी मजाक उड़ाया, उस पर भी लोगों ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों ले लिया और ट्रोल किया। विराट अनुष्का का सेकंड हनीमून। मुंबई रिसेप्शन के बाद यहां जाएंगे दोनों। मुंबई में दूसरा ग्रैंड रिसेप्शन देने के बाद विराट अनुष्का दूसरे हनीमून के लिए निकलेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिसेप्शन के बाद ये दोनों अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क में समय बताएंगे। शादी के पहले अक्सर दोनों यहां टाइम स्पेंड करते नजर आ चुके हैं। इसी साल जुलाई में श्रीलंका टूर के पहले भी दोनों ने न्यूयॉर्क में टाइम स्पेंड किया था। ऐसे माना जा रहा है कि दोनों यहां न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। न्यूयॉर्क में सेकंड हनीमून और न्यू ईयर मनाने के बाद विरुष्का साउथ अफ्रीका के लिए निकलेंगे। असल में विराट यहां साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली एक टेस्ट और 6 वनडे वाली सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। विराट लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद टीम से जुड़ेंगे। 7 फरवरी तक चलने वाली इस सीरीज के बीच अनुष्का भारत वापस लौटेंगी, जहां वे अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की तैयारी करेगी। कोर्ट ने मानी निया की दलील, मालेगांव धमाका हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य आरोपियों पर आतंकवाद के आरोपों में मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए कहा है कि वह एजेंसी की इस दलील को स्वीकार कर रही है कि वे एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और धमाका दरअसल इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम था।
विशेष न्यायाधीश SD टेकाले ने 130 पन्नों के अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। विशेष अदालत ने कहा कि आरोपियों पर मकोका के तहत तो मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून, UAPA, IPC और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अभियोजन की ओर से नामजद 13 आरोपियों में से 2 अब भी फरार हैं। मेघालय की राजनीति में बड़ा उलटफेर, 5 कांग्रेसी MLA समेत 8 का इस्तीफा। मेघालय में सत्तारूढ़ कांग्रेस को शुक्रवार 29 दिसंबर को उस समय झटका लगा जब पूर्व उप मुख्यमंत्री रोवेल लिंगदोह समेत इसके 5 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा के प्रधान सचिव एंड्रू सिमन्स ने बताया कि इनके साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी सदन से इस्तीफा दे दिया। राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोवेल ने बाद में घोषणा की कि इस्तीफा देने वाले सभी 8 विधायक अगले सप्ताह एक रैली में नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल होंगे। मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक थे। एक अन्य कांग्रेस विधायक PNCM ने कुछ दिनों पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आज पार्टी के 5 विधायकों ने इस्तीफे दिए। शुक्रवार के इस्तीफे के साथ ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 24 रह गई है।